थे उनके बारे में हमने पहले से जानकारी कर ली थी। अब सेकंड पार्ट में हम इसके क्लासिफिकेशन को देखें। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे पहले न्यूक्ली के टाइप्स पे बेस्ड है, यानी कितने प्रकार के न्यूक्ली होते हैं। तो जनरली हम इसे जानते हैं कि प्रोटोजोआ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जनरली इनमें केवल एक न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यानी यूनिन्यूक्लिएटेड हम बोल सकते हैं। लेकिन किन्हीं किन्हीं प्रोटोजोन्स में जो न्यूक्लियस है वो मोर देन वन होते हैं, इसलिए इन्हें मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन्स बोलते हैं। यानी इस प्रकार से हमने इसको क्लासिफाई किया। दूसरा जो है वो क्लासिफिकेशन का जो मोड है वो है रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन, तो हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था पहले भी, कि या तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे या फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी कर ली थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो उसमें गैमीट बनेंगे, क्लियर है। अब इसके बाद जो थर्ड है वो है मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन। तो लोकोमोशन में भी हमने बता दिया था कि 3 प्रकार के लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे जिनके द्वारा ये गमन करेंगे। तो पहला हमने जो आपको बताया था वो था सीडोपोडिया, इसके बाद हमने बताया था फ्लैजेला, तीसरा हमने बताया था सिलिया। ये 3 टाइप लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं अमीबा में, उसमें प्रोटोजोआ में। तो जो सीडोपोडिया के द्वारा जो कौन लोकोमोशन करता है, कौन चलता है, कौन गमन करता है, वो है हमारा अमीबा। फ्लैजेला के द्वारा जो है यूग्लिना, और सिलिया के द्वारा हमारा पैरामीशियम। तो आपने देखा होगा, देखो सीडोपोडिया कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई अमीबा का स्ट्रक्चर बनाया तो आपने देखा होगा कि ये फिंगर लाइक कुछ प्रोसीजर्स निकले रहते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं, ये है अपना सीडोपोडिया, क्लियर। और जब ये अमीबा में पाया जाता है तो इसे हम बोलते हैं लोगोपोडिया, क्लियर। अब पेलिकल जो फ्लैजला है, जो फ्लैजला जैसे अमीबा का हम मान लो एक बेसिक डायग्राम बनाते हैं, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसी संरचना निकली रहती है सिंगल, इसको हम बोलते हैं ये है फ्लैजला। तो तीसरा है, मान लीजिए ये पैरामीशियम है अपना, यहाँ से इसकी एक आउटग्रोथ और निकली है, तो इस पर आपने देखा होगा छोटे 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 इस संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हीं संरचनाओं को हम बोलते हैं ये है सिलिया। ओके, फर्दर हम देखते हैं। अब अमीबा के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी करते हैं कि अमीबा जो है, आपको पता है कि अमीबा कैसा है। पहली बात तो ये यूनिसेलुलर है, और यूनिसेलुलर है, कैसा है, यूनिसेलुलर। ऐसे हम ए सेलुलर भी बोलते हैं, क्या बोलते, ए सेलुलर, क्योंकि इसकी बॉडी, पूरी बॉडी ही एक सेल ही है, केवल एक सेल ही इसकी पूरी बॉडी है, इसलिए हम इसे ए सेलुलर भी बोल सकते हैं। और इसके बाद यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स का मतलब है इनमें की जो न्यूक्लियस है, देखो अभी हमने बताया था वो न्यूक्लियस कैसा है, ट्रू है। ट्रू का मतलब हमें स्पष्ट रूप से न्यूक्लियस, इनकी जो सेल्स है उसमें हमें दिखाई देगा, हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अमीबा की जो डिस्कवरी की थी, सबसे पहले अमीबा के बारे में बताया था वो है रसेल वॉन रोजनहॉफ, ठीक है। तो सबसे इसकी मोस्ट कॉमन स्पीसीज है, जिस कॉमन स्पीसीज को हम बोलते हैं प्रोटियस। प्रोटियस एक मिथिकल गॉड, सी गॉड है, समुद्री देवता है, जो अपनी शेप को जो है चेंज करता रहता है, समझ में आए, वो अपनी शेप बदलता रहता है। इसी प्रकार जो अमीबा है वो निश्चित उसकी कोई भी शेप नहीं होती है, वो भी अपनी शेप को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। तीसरी चीज देखो यहाँ पे, बॉडी ऑफ अमीबा इज कवर्ड बाय प्लाज्मा लेमा। तो इसकी जो मान लीजिए यहाँ अमीबा हम ऐसे बनाते हैं, कोई भी मान लीजिए अमीबा हमने बना लिया, तो इसकी जो लेयर है, जो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, इसे कहेंगे हम प्लाज्मा लेमा। और प्लाज्मा लेमा ही हमारी क्या है भैया, इसको ही बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी के थ्रू बहुत सारी चीजें होती है। देखिए, इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे, यानी ये एक्सक्रीटरी होती है जो जनरल बॉडी सरफेस है अमीबा का, यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। तो इसका जो एक्सक्रीशन होगा, एक्सक्रीशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करेगी। और जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका जो नाइट्रोजनस बेस प्रोडक्ट है
वो है अमोनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो भी नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट जो है, जो इसमें पाया जाता है अमीबा में, वो है अपना अमोनिया। हम लोगों में जो ह्यूमंस में क्या पाया जाता है, ह्यूमंस में होता है, आपने देखा होगा कि ह्यूमन बीइंग जो हमारी जो यूरिन है उसमें पाया जाता है यूरिया। और यूरिया से यही ये क्वेश्चन बनता, यूरिया में 46% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आगे देखते हैं प्लाज्मा लेमा, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, प्लाज्मा लेमा जो हमने प्रीवियस अभी स्लाइड में हमने देखी, तो प्लाज्मा लेमा रेस्पिरेटरी भी होती है। प्लाज्मा लेमा, मान लीजिए कि अपन एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कि हमने कहा कि है प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा। तो प्लाज्मा जो लेमा है वो कैसी है, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी भी होती है। तो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस। तो डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन हमने पहले बताया था, जो भी मॉलिक्यूल है सॉल्वेंट के, वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। यानी ज्यादा भीड़ भाड़ वाली एरिया से यहाँ पे शांतिपूर्वक खुली मैदान है वहां पे मूव करते, इसे हम बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन का सिंपल मतलब क्या है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, वो क्या करते, वो हाई कंसंट्रेशन, यानी जहां पर सांद्रता ज्यादा है वहां से लो कंसंट्रेशन, यहाँ पर कम सांद्रता है। जैसे हमने बता दी, यहाँ पर मान लीजिए सांद्रता ज्यादा है और यहाँ पे कैसी है, कम है, तो ज्यादा सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की मूव करते हैं, यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें सेकंड पार्ट आ गया सीरोपोडिया। सीरोपोडिया के बारे में आप जानते हैं ना, फॉल्स फीट बोलते। अभी हमने बताया था सीरोपोडिया की जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जे वाले जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें ही हम कहते हैं सीरोपोडिया। हमने बताया था जब ये अमीबा में होते तो इन्हें बोलते लोगोपोडिया। तो पहली चीज तो आपको पता है कि ये किसके लिए होते हैं, तो आपको पहले तो पता है कि ये क्या करते, लोकोमोशन में हेल्प करते, क्योंकि जो लोकोमोटिव ऑर्गेनेल्स है। और आल्सो फॉर फीडिंग, फीडिंग जब मैंने भूख लगती, तब भूख की खोज में जो अपनी फीडिंग करने के लिए क्या कहा, आगे कहीं जाएंगे तो किसके थ्रू के चलेंगे, फीडिंग के लिए। फॉल्स फीड, इन्हें हम सीरोपोडिया कहते हैं। साइटोप्लाज्म, आउटर एक्टोप्लाज्म एंड इनर एंडोप्लाज्म। जो ये इसका मान लीजिए जो यहाँ पे है, जो अंदर जो भरा हुआ है, इसको बोलेंगे हम, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। किसी भी सेल के अंदर, सेल के अंदर जो लिक्विड है वो साइटोप्लाज्म है। और यहाँ पे देखो हमने बताया था केंद्रक भी है, तो यहाँ पे जी अलग है, जी क्योंकि न्यूक्लियस है, ये है हमारा न्यूक्लियस। तो जो यहाँ पे सेल के अंदर भरा है इसे बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म, और जो इसके अंदर भरा है केंद्रक के अंदर, इसे बोलेंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी केंद्रक द्रव्य। यानी कोशिका के अंदर भरा तो कोशिका द्रव्य। क्लियर बात होगी सिंपल शब्दों में। ये डिवाइड है, एक लेयर जो अंदर वाली है इसे कहेंगे हम एंडोप्लाज्म, और बाहर वाली को क्या कहेंगे, एक्टोप्लाज्म। ठीक है, एक्टोप्लाज्म। अब एंडोप्लाज्म भी डिवाइड होता है दो चीज में, एक तो प्लाज्मा जेल और अंदर वाला प्लाज्मा सोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंडोप्लाज्म किसमें बटा है, एक तो प्लाज्मा जेल में जो कि बाहर वाला पार्ट है, और अंदर वाला पार्ट प्लाज्मा सोल में। ठीक है, प्लाज्मा जेल एंड इनर प्लाज्मा सोल आउटर। ठीक है, एंड लोकोमोशन ऑफ अमीबा इज नोन एज अमीबोइड मूवमेंट। याद रखियो भैया, अमीबोइड मूवमेंट, जो लोकोमोशन होती है, जो अमीबा में जो मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं अमीबोइड मूवमेंट। क्लियर, क्लियर होगी बात। थ्योरी है, कुछ थ्योरी जो साइंटिस्ट ने दी थी अमीबोइड मूवमेंट के लिए। पहली थ्योरी है जो अपनी हम बात करते हैं सर्विस्टन थ्योरी, ये हमारी बर्थोल्ड महोदय ने दी थी। इन्हें डायरेक्टली इन्हें लर्न करना है। रोलिंग मूवमेंट थ्योरी जेनिंग्स ने, और वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी डेलिंजर ने। सोल्जल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्जल थ्योरी किसने दी थी, हमारे हाईमैन साहब ने। क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्टेक्टाइल बैक्टीरिया, जो कॉन्टेक्टाइल बैक्टीरिया होती है वो अमीबा में ऑस्मोरेगुलेशन से कंसर्न होती है, मतलब उसका मुख्य कंसर्न ऑस्मोरेगुलेशन करना। जैसे मान लीजिए कि अपना एक अमीबा बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, ये अमीबा है। यहाँ पे आपने देखा होगा एक बड़ी सी रिक्तता होती है, जैसे हम बोलते हैं कॉन्टेक्टाइल बैक्टीरिया। यही हमारी क्या है, कॉन्टेक्टाइल बैक्टीरिया। इसे हिंदी में बोलते हैं संकुचनशील रिक्तता या संकुचनशील घानी। इसका मेन फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन। इस ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि जो अमीबा की बॉडी में
जो पानी की मात्रा ज्यादा होगी यानी जो एक्सेस वाटर है उसको क्या करती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, उसको निकाल के बाहर कर देती है। ठीक है, अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर दो चीजें हैं, एक इसमें भरा हुआ है अपना डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, यहाँ पे अपना है सॉल्ट वाटर। ठीक है, अगर अपन इस अमीबा को इसमें रख दें डिस्टिल्ड वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में रखते हैं तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो इसकी जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ये बहुत ज्यादा काम करनी स्टार्ट कर देगी, एकदम फास्ट काम करेगी, बहुत जल्दी जल्दी काम करेगी। ठीक है, क्योंकि इसे एक्सेस अमाउंट में जो वाटर है इसको रिमूव करना है, यानी इसका जो काम करने की क्षमता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इसे हम सॉल्ट वाटर में रख दें, सॉल्ट वाटर में अगर इसको डाल दें, अमीबा को रख दें, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक और मैंने इम्पोर्टेंट चीज, जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है तो दो फॉर्म अपन ने देखी, एक तो प्रोटोजोआ की जो फ्रेश वाटर फॉर्म्स होती, फ्रेश वाटर, और यानी जिन्हें हम बोलते फ्री लिविंग, फ्री लिविंग फ्रेश वाटर से वो है सही फ्री लिविंग, और दूसरी क्या है पैरासाइट। तो जितने भी फ्री लिविंग है सब में जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो प्रेजेंट होगी, लेकिन जितने भी पैरासिटिक अमीबा है सब में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप याद रखना, जितनी भी प्रोटोजोआ की फ्री लिविंग फॉर्म है उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होगी और पैरासिटिक में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होगी। यही एक इम्पोर्टेंट यही से क्वेश्चन होता है। जैसे फ्री लिविंग में अपना क्या आ जाता है, अमीबा अपना है जो कि अपना क्या फ्री लिविंग है, लेकिन पैरासिटिक में अपन ने देखा एक और शब्द एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका ये पैरासाइट है जो कि कोलोन में, ह्यूमन कोलोन में पैरासिटिक फॉर्म में रहता है, इसलिए पैरासाइट होने के कारण इसमें एंटमीबा हिस्टोलिटिका में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए न्यूक्लियस ऑफ अमीबा सॉलिड एंड बाइकॉन्केव होता है, जैसे कि हमारी आरबीसी आपने देखी, आरबीसी लगभग देखो हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, यानी बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर है। तो जो सॉलिड भी है, न्यूक्लियस जो है वो सॉलिड भी है और बाइकॉन्केव होता है, हमारी आरबीसी भी बाइकॉन्केव होती है। इसमें क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, इसमें न्यूक्लियस के अंदर। तो ये क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, ये जो क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स हैं, ये जो डीएनए होता है, डीएनए को कंप्रेस करते हैं, याद रखना, क्योंकि डीएनए भी प्रेजेंट कहाँ पे है, डीएनए भी किसमें प्रेजेंट है, अपना न्यूक्लियस के अंदर। तो जो अपने क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स हैं ये कंप्रेस करते हैं डीएनए को। ठीक है, और ये बने किसके होते हैं, तो ये कंसिस्ट ऑफ किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं जो प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स कैसे होते हैं, स्मॉल प्रोटीन्स एंड डीएनए, याद रखना भैया जी, जो कंप्रेस कर रहा है, खुद कंप्रेस कर रहे हैं, और जो बने हुए किनके हैं, स्मॉल प्रोटीन्स और डीएनए के खुद बने हुए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एज ए होलोजोइक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम आपको पहले ही बता चुके थे। होलोजोइक मतलब किसी भी चीज को डायरेक्टली अपने अंदर ले लेना बिना चबाए, समझ में आनी बात, डायरेक्टली हमारे पास आए, हमारे जैसे ही फूड आया, जैसे मान लीजिए हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं अमीबा का, ऐसे यहाँ पर जो फूड आया तो ये और पास आएगा, तो ये धीरे धीरे और ये कैविटी बनती जाएगी, अभी कैविटी और गहरी हो जाएगी, तो फूड यहाँ आ जाएगा, तब ये कैविटी यहाँ पे, अब थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा, तब देखो भैया ये फूड सीधा बॉडी के अंदर आ गया। यानी ये न्यूट्रिशन किस प्रकार का है, होलोजोइक, यानी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी ये अपना फूड खुद थोड़ी ना बना रहा है, देखो बाहरी रूप से प्राप्त कर रहा है। अब देखो डाइजेशन एंड इंट्रासेल्युलर, इंट्रासेल्युलर का मतलब है अंदर, क्योंकि जब एक फूड जो है, जो फूड है, जो भी फूड है इसका अमीबा का, डाइटम्स हो गए, जे डाइटम्स वगैरह ये अमीबा क्या करता है, इन्हें अपने फूड के रूप में लेता है। तो देखो डाइजेशन इसकी बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इंट्रासेल्युलर, यानी जब किसी एक के अंदर हो उसे बोलेंगे इंट्रासेल्युलर, समझ में आती बात। तो डाइजेशन इंट्रासेल्युलर है, एक्स्ट्रा सेल्युलर नहीं है, क्योंकि सेल के बाहर नहीं है, सेल के अंदर हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।